हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आपको पता होगा कि हम 10 to 15 मिनट्स के अंदर बिजनेस स्टडीज का रिवीजन कर रहे हैं एंड कंप्लीट चैप्टर को हम देखने वाले हैं। कोई सा भी कीवर्ड हम मिस नहीं करेंगे एंड फुल चैप्टर को हम वन शॉट के अंदर इसी 10 से 15 मिनट के अंदर इस माइंड मैप से फुल चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे बच्चों। चाहे आप इसके बाद केस स्टडी लगाओ, एमसीक्यू करो, क्वेश्चन करो, आपसे सारे एमसीक्यू सारे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं तो भी आप सॉल्व करो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको समझने की जरूरत है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। प्रिंसिपल्स एक जनरल गाइडलाइंस है जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, कोई रूल नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई मेथड नहीं है। ऐसा नहीं कि यही काम करना है, ऐसा नहीं कि ये सिचुएशन है तो यही मेथोडोलॉजी लगानी है। नहीं, ये मेथोडोलॉजी नहीं है, लेकिन ये क्या है, प्रिंसिपल्स है। मैं आपको गाइड कर सकता हूं, आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले जनरल गाइडलाइंस है, वो आपके बिहेवियर को गाइड करते हैं। जनरल गाइडलाइंस है, कोई भी मेड सॉल्यूशंस नहीं है। आपके लिए जनरल गाइडलाइंस होने वाली हैं, वो फ्लेक्सिबल हैं, उनको चेंज करा जा सकता है ना। कंडीशन सिचुएशंस के ऊपर उनको चेंज करा जा सकता है, कोई रिजिड नहीं है। ऐसा नहीं कि यही आपको मेथड अपनाना है, इस मेथड को नहीं अपनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल, इनको ऑल्टर किया जा सकता है। फॉर्म्ड थ्रू प्रैक्टिस। बच्चों, जब हम प्रिंसिपल्स को बना रहे होते हैं, हम देखेंगे कि दो लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, तो जब वो प्रिंसिपल्स को बना रहे थे तो बड़े प्रैक्टिस से, एक्सपेरिमेंटेशन के साथ कि इस सिचुएशन में क्या होता है। ये कोई थॉट नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को कोई मर्जी करी और वो कुछ एक प्रिंसिपल उसने डेवलप कर दिया, ये ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस से एंड एक्सपेरिमेंटेशन से ये प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं। ठीक है बच्चों। फोर्थ है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल वैलिड है। ठीक है, यूनिवर्सली आप उनको लगा सकते हो, चाहे से छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे से कम पैसा कमाती हो, ज़्यादा पैसा कमाती हो, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, ऑपरेशन लेवल हो, हर कोई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकता है। बच्चों, ये बिहेवियरल है नेचर में, यानी कि ये मैनेजर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। कोई टेक्निक नहीं है, कोई मेथड नहीं है, लेकिन ये जो बिहेवियर है एम्प्लॉय का, जो मैनेजर का बिहेवियर है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको चेंज करने की कोशिश करता है। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। ये बताता है कि अगर आप इस सिचुएशन के अंदर आपने इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर दिया तो उसका इफेक्ट क्या आएगा। ठीक है, अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा केओस हो रखा है, तो मैं आऊँगा, मैं बोलूँगा कि आपके बहुत ज़्यादा केओस हो रखा है, आप डिवीजन ऑफ वर्क को लगाओ, आप डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल को अप्लाई करो। तो जैसे ही मैं बताऊँगा कि आपको ये कॉज करना है तो आप उसका इफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, उसका इफेक्ट आप पता लगा सकते हो। इसलिए हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को बोलते हैं कि इसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। बच्चों, ये कॉन्टिंजेंट है, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो सिचुएशनल है, सिचुएशन पर डिपेंडेंट है, एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट है। हर कोई डिवीजन ऑफ वर्क नहीं लगा सकता। ठीक है ना, एक ही बंदा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो कैसे डिवीजन ऑफ वर्क लगाएंगे। ठीक है, अब इससे कुछ इंपॉर्टेंस है बच्चों। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले साइंटिफिक डिसीजन देता है। ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं, लेकिन साइंटिफिक डिसीजन देता है। ऐसे नहीं मुझे लग रहा है कि ऐसा कर लेना चाहिए, नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड थ्रू प्रैक्टिस हुए हैं। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटेशन से एंड प्रैक्टिस से फॉर्म हुए हैं। तो जो भी डिसीजन ये बोलते हैं, जो भी डिसीजन ये देते हैं, वो साइंटिफिक डिसीजन होते हैं। बच्चों, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यही फॉलो करना है, नहीं फॉलो करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं जिससे जो मैनेजर्स हैं उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है बच्चों। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना चालू कर देते हो तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी, वो भी कंप्लीट होना चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, एम्प्लॉयज़ को स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर देते हैं। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन किस प्रिंसिपल्स पे काम करती है? वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे काम करती है। फोर्थ है मीटिंग चेंजेस इन एनवायरनमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमको डायनामिक एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करना है, कैसे हमको, है ना,
प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है वो हमको बताता है कि जैसे जैसे आपका एनवायरनमेंट बदल रहा है तो कैसे कैसे आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो अप करने हैं। एंड बच्चों फोर लास्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम होती है एंड जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लगाएंगे। बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा लोग छुट्टी पे जा रहे हैं, लोग बाग काम करने को इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, आपको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। तो क्या होगा, तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया आपका ऑप्टिमाइजेशन हो गया रिसोर्सेज का। अब बच्चों देख लेते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए किस किसने हमने देखा ना कि प्रैक्टिस से फॉर्म हुए हैं, लेकिन किसने ये प्रैक्टिस करी, किसने एक्सपेरिमेंटेशन किए जिससे ये प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं। बच्चों दो नाम है, सबसे पहले हेनरी फेयोल एंड दूसरा है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। बच्चों हेनरी फेयोल ने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है ना, वैसे प्रिंसिपल्स दिए थे जो जनरल है, ठीक है, सबके लिए जनरल है, हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जा सकता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, जनरल है, ठीक है, और ये डील करते हैं टॉप मैनेजमेंट से, मैनेजर से डील करते हैं। यहाँ पे लिख दो जो हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर से डील करते हैं। एंड हेनरी फेयोल का जो जन्म हुआ था वो 1841 में हुआ था। एंड बच्चों आपकी एनसीईआरटी में इनकी बुक का नाम लिखा हुआ होगा, जिस बुक के अंदर उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। वहीं पर बच्चों एफडब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे, इसलिए उनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, और इनको हम फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल या फिर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। बच्चों आपको ये याद रखना है। इनका जो हुआ था वो 1856 में हुआ था। एंड बच्चों जरूर अपनी एनसीईआरटी में से वो बुक का नाम पढ़ना कि जिसके अंदर उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है। हेनरी फेयोल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि बोला कि सारे काम को एक साथ मत करो, काम को डिवाइड करके काम करो, पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो। उससे क्या होगा, इस काम में स्पेशलाइजेशन आएगी, है ना, काम कंप्लीट होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट होगा, कंफ्यूजन कम रहेगी, ठीक है बच्चों। सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आप काम किसी को दे रहे हो तो उसको अथॉरिटी भी दो, यानी कि पावर भी दो, एंड उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, यानी कि जो मैंने आपको पावर दी है उससे आप काम को करवाओ, एंड जो मैंने आपको काम दिया है क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसलिए उस काम को मुझे करके भी दो। पावर यानी कि मैंने आपको पावर दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आपकी ऑब्लिगेशन होती है काम को कंप्लीट करने के लिए। बच्चों अगर अथॉरिटी ज़्यादा होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी तो पावर का मिसयूज होगा, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, अथॉरिटी कम होगी तो बर्डन बढ़ेगा एम्प्लॉय के ऊपर, ठीक है बच्चों। मैं होप करता हूँ कि इस वन शॉट को पढ़ने से पहले आपने कंप्लीट लेक्चर इसके देखे हैं। अगर आपने कंप्लीट लेक्चर देखे हैं तभी आपको ये वन शॉट समझ में आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं एंड कीवर्ड्स पर ध्यान देने वाले हैं। अगर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो थर्ड है डिसिप्लिन। सब एम्प्लॉयज़ के अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि उनको रूल्स एंड रेगुलेशन के प्रति, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कोई भी रूल एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन का है वो एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना चाहिए। उससे क्या होगा, वर्क में डिले नहीं होगा एंड रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि वन बॉस, एक ही बॉस होना चाहिए जो आपको कमांड करे, मल्टीपल आपके बॉसेस नहीं होने चाहिए। अगर मल्टीपल बॉसेस होंगे तो आपको लगेगा, कंफ्यूजन होगी कि यार इस बॉस का काम पहले करूं या इस बॉस का काम पहले करूं, ठीक है ना। ईगो क्लैशेज हो जाएंगे दोनों बॉसेस के अंदर, अच्छा मेरी सुन रहा है, अच्छा मेरी सुन रहा है, नहीं मेरी पहले सुन, नहीं मेरी पहले सुन, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमको एक बॉस होना चाहिए कमांड करने के लिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि एक यूनिट की एक डायरेक्शन होना चाहिए, यानी कि आपका एडवर्टाइजमेंट यूनिट में आप हो, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में हो, तो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का एक गोल होना चाहिए कि सेल्स को इंक्रीज करना। सेल्स डिपार्टमेंट हो तो आपको होना चाहिए हमको इन्वेंट्री बेचना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो तो एक यूनिट हो आप, एक गोल होना चाहिए कि हमको प्रोडक्शन करना है, क्वालिटी प्रोडक्शन करना है। अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा तो डायरेक्शन से भटक जाओगे, गोल टाइम पे अचीव नहीं हो पाएगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का पहले सोचना है, खुद का बाद में सोचना है, ठीक है। अगर हमको कोई शादी पार्टी में जाना है और ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग आ जाती है तो हमको सबसे पहले मीटिंग को अटेंड करना है, हमारी शादी पार्टी को हमको साइड में कर देना है, ऐसा ये प्रिंसिपल कहता है, ठीक है।
अब है रेम्यूनरेशन टू पर्सनल, यानी जब आप एम्प्लॉय से काम करवा रहे हैं तो उनको फेयर पे भी आपको करना है, उनको अच्छा पे आपको करना है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको रेम्यूनरेशन देना है। एंड ये बेस्ट मोटिवेटर भी है रेम्यूनरेशन। ठीक है बच्चों, रेम्यूनरेशन से हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम जब इसको पढ़ेंगे तब हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यानी कि जो पावर है, पावर टू टेक डिसीजन, वो कहाँ पे रहती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में रहती है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि जो पावर टू मेक डिसीजंस है ना, पावर टू मेक डिसीजंस है, वो कहाँ पे रहती है? बॉटम लेवल पे रहती है। तो ना ही सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल के पास भी नहीं होनी चाहिए और सारी लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास भी नहीं होनी चाहिए। एक बैलेंस बना हुआ रहना चाहिए। अगर सारी अथॉरिटी उनके पास होगी तो डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, है ना, हम कोई भी एक्शन नहीं कर पाएंगे, कोई भी इनिशिएटिव हम नहीं कर पाएंगे। और सारे अगर एम्प्लॉयज ही डिसीजन मेक कर रहे हैं तो केओस हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है, मेन गोल है, उससे हम भटक सकते हैं। ठीक है, तो बैलेंस्ड वे में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। स्केलर चेन बच्चों, स्केलर चेन यानी कि आपका एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड होना चाहिए। यानी कि मैं अपने बॉस से बात करूंगा तो एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड होगा, मैं, फिर मेरा बॉस, फिर उनका बॉस, फिर उनका बॉस। ठीक है, और अगर मुझे इमरजेंसी की सिचुएशन में मेरे सेम लेवल ऑफ मैनेजर से बात करना है तो उस केस में हम करते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है बच्चों, फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, यानी कि मैन एंड मटेरियल का सब कुछ ऑर्डर डिसाइड होना चाहिए। मैन कहाँ पे बैठेंगे, एम्प्लॉयज कहाँ पे बैठेंगे, मटेरियल किधर रखा जाएगा, सब कुछ डिसाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सबसे फेयर तरीके से हमको बिहेव करना है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि आप एम्प्लॉयज को सिक्योरिटी दो, एम्प्लॉय सिक्योरिटी दो। ऐसा नहीं कि आज उनको एम्प्लॉय किया, कल उनका ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं, उनको स्टेबिलिटी दो, उनको जॉब सिक्योरिटी दो। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है इनिशिएटिव। अगर कोई भी एम्प्लॉय आपके पास आके कोई अच्छा आइडिया रिप्रेजेंट करता है तो उसको आपको अवार्ड करना है। ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, उनको मोटिवेट करना है कि आप जो आइडिया आपने हमको दिया है वैसा आइडिया आप देते जाओ हमको। ठीक है, लास्ट आ जाता है एस्क्रिप्ट द कॉप्स, यानी कि जो आप काम कर रहे हो सारा जो श्रेय है वो आप अपने कंधों पर नहीं लेना है, ऐसे बोलना है मैंने नहीं, हमने काम किया। क्या बोलना है? हमने काम किया, मैंने नहीं, अकेले नहीं। वी हैव टू रिप्लेस आई विथ वी। जो भी मैनेजर है उसको वी करके बोलना है कि हम पूरे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने, हम पूरे डिपार्टमेंट ने मिलकर ये काम किया है, ऐसा नहीं कि मैंने ये काम किया है। ठीक है, अब जल्दी से आ जाते हैं FW टेलर। ये मैकेनिकल इंजीनियर है जिनका जो बर्थ है वो 20 मार्च 1856 में हुआ था। बच्चों इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए उनको हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये फोकस कर रहे हैं वो वर्कर की एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हैं, ना कि मैनेजर की एफिशिएंसी पे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि वर्कर को अच्छा करो, वर्कर को सही तरीके से रखो। अगर वर्कर सही होगा तो मैनेजमेंट भी आराम से सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बच्चों FW टेलर ने इसमें बोला कि जो हर एक डिसीजन आपके होने चाहिए वो साइंटिफिक डिसीजन होने चाहिए, खुद के मन से डिसीजन नहीं होने चाहिए। अगर साइंटिफिक डिसीजन होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। सेकंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बच्चों हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड आपके इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेट करता है, यानी कि बोलता है कि मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों साथ में मिलकर ढंग से अच्छी तरीके से काम करो। आप गलत मत सोचो, मैनेजमेंट आपके बारे में गलत नहीं सोचेगा। यानी कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कैसे मेंटेन रहती है? इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से। अब थर्ड है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मैनेजमेंट को वर्कर के साथ कॉर्पोरेट करते हुए काम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि वर्कर अपने दिशा में काम कर रहा है, ऐसे नहीं मैनेजर अपने दिशा में काम कर रहा है। जब हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड होगा तो उसी का एक्सटेंशन है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है बच्चों, फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, यानी कि जब आप काम कर रहे हो तब वर्कर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। वर्कर को भी अपॉर्चुनिटी दो कि वो अच्छी तरीके से डेवलप कर पाए, उनके ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक वो डेवलप कर पाए। ठीक है बच्चों, FW टेलर ने ये तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, लेकिन कुछ टेक्निक्स भी FW टेलर ने दी है। तो देख लेते हैं क्या टेक्निक्स होने वाली है। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप जरूर पढ़ के जाना। सबसे पहले फंक्शनल फोरमैनशिप, यानी कि बोला है कि जैसे जैसे, क्योंकि मैनेजमेंट करते करते जो काम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके लिए हमको एक ही बॉस नहीं चाहिए, हमको एक बॉस नहीं चाहिए, हमको 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉस चाहिए। बच्चों जो ये प्रिंसिपल है, जो ये टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट है, वो यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करती है, यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करती है। क्यों? क्योंकि
टेलर इंसिस्ट करते हैं कि एक प्लानिंग बॉस होना चाहिए एंड एक ऑपरेशनल, यानी कि दो बॉस हमारे होने चाहिए। एंड उनकी कैटेगरी में एक वर्कर को 8 लोग डायरेक्ट करने चाहिए। सबसे पहले है प्लानिंग में रूट, यानी कि वर्कर का रूट क्या होगा, उसका रूट डिसाइड करना, कहाँ से उठ के कहाँ पे जाएगा, कहाँ से मशीनरी उठाएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, यानी कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा कि मशीनरी को आपको यूज़ कैसे करना है, कैसे ना टेक केयर करना है, ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये इंश्योर करेगा कि सारा काम टाइम से एंड कम कॉस्ट के अंदर कंप्लीट हो रहा है। डिसिप्लिनरियन, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाएगा वर्कर से, ठीक है बच्चों। ऑपरेशन में आ जाता है गैंग बॉस, यानी कि ये सारे आपको मैन एंड मटीरियल अरेंज करा के देंगे, सारे जो मशीनरी है वो आपको अवेलेबल कराएंगे, सारा मटेरियल, सारे रॉ मटेरियल आपको अवेलेबल कराएंगे। स्पीड बॉस, यानी कि ये चेक करेंगे कि काम कितनी स्पीड से हो रहा है एंड कितनी जल्दी कंप्लीट हो रहा है। रिपेयर बॉस, यानी कि कोई भी आपके मशीनरी में दिक्कत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, तो जो रिपेयर बॉस होगा वो उसको रिपेयर करवा के देगा। इंस्पेक्टर, यानी कि ये क्वालिटी चेक करेगा आपके प्रोडक्शन की, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल को वायलेट करता है, यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करता है। अब आ जाता है सेकंड बच्चों स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ज़्यादा जो आपके प्रोडक्ट लाइन्स है ना उसको कम करके स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का माल आपको बनाना है, ठीक है। आपकी जो माल की क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा वैरायटी मत करो, कम वैरायटी करो और उनकी कंसिस्टेंट क्वालिटी आप मेंटेन करके रखो, ठीक है। थर्ड आ जाता है वर्क स्टडी, यानी कि काम को करना कैसे है ना, एक्चुअली जो काम होगा उसको करना कैसे है उसकी स्टडी बोलते हैं वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर बच्चों 4 चीज आती है, मेथड, फटीग, टाइम एंड मोशन स्टडी। मेथड स्टडी यानी कि काम को करना कैसे है, क्या प्रोसीजर होगा, क्या टेक्निक होगी, पहले कौन सा स्टेप करना है, दूसरा कौन सा स्टेप करना है, थर्ड वाला कौन सा स्टेप करना है, तो कौन सा मेथड स्टडी। फटीग स्टडी, यानी कि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वर्कर के ऊपर कि वर्कर जब काम कर रहा है तो कितनी देर में इंटरवल्स ले रहा है, कितनी देर में रेस्ट ले रहा है, कितने टाइम पीरियड का रेस्ट ले रहा है एंड कितने रेस्ट वो ले रहा है, ठीक है बच्चों। याद रखना 3 चीज, कितने रेस्ट ले रहा है, कितने टाइम पीरियड के लिए रेस्ट ले रहा है एंड कितने टाइम इंटरवल्स में वो रेस्ट ले रहा है, ठीक है बच्चों। उसकी हम चेक करते हैं, यानी कि टाइम स्टडी में हम डिसाइड करते हैं कि एक स्टैंडर्ड टाइम, उस जॉब को परफॉर्म करने का स्टैंडर्ड टाइम आपके लिए क्या होने वाला है। यानी कि एक चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, हम स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लेंगे एंड उसके बेसिस में एफिशिएंट वर्कर एंड इनएफिशिएंट वर्कर को क्लासिफाई कर देंगे। एफिशिएंट वर्कर को हम क्या देंगे, हम डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम से उनको पेमेंट करेंगे, है ना। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम से उनको पेमेंट करेंगे, यानी कि जितना वो ढंग से काम, जितना वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, जितना काम को वो जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं, इफेक्टिवली काम को कर रहे हैं, जितना प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं उनको हम ज्यादा पे करेंगे। एंड ज्यादा पे करना बच्चों, अगर हम कभी भी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम लगा रहे हैं तो हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को वायलेट कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को वायलेट कर रहे हैं। बच्चों कॉपी में लिखते जाना, मैं सारे कीवर्ड्स अपने मुंह से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। टाइम स्टडी क्लियर हो गई। अब मोशन स्टडी, मोशन स्टडी में हम देखते हैं कि जब वर्कर काम कर रहा है तो उसके अनप्रोडक्टिव मोशंस कितने हैं। काम कर रहा है यानी कि जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते क्या हो रहा है, मेरा अनप्रोडक्टिव मोशन है कि मुझे जो बुक है वो नीचे झुक कर उठानी पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैनेजर होने के नाते हम एक लोकेशन बना देंगे जो यहाँ से आप डायरेक्ट उसको बुक उठा लोगे, ठीक है। तो अनप्रोडक्टिव मोशन यानी अनप्रोडक्टिव, जो मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, बात कर रहा हूं, वो कट करना, अनप्रोडक्टिव चीजों को हटा देना, उसी को हम बोलते हैं मोशन स्टडी, ठीक है ना। कि काम कर रहा है तो कितना अनप्रोडक्टिव चीजें वो कर रहा है, अनप्रोडक्टिव चीजों को हमको हटा देंगे और जो प्रोडक्टिव काम कर रहा है उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे कि कैसे वो ढंग से कर सकता है, ठीक है बच्चों। जब हम हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं तब हम मेंटल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। यानी कि जो मैनेजमेंट है वो वर्कर के लिए ऐसा ना सोचे कि वर्कर है, ज़्यादा पैसा लेता है, काम भी नहीं करता है, एंड वर्कर मैनेजर के लिए ऐसे ना सोचे कि ये तो खड़ूस है, सारा काम हमसे करवाता है, सारा पैसा भी खुद ही खाता है। ऐसा नहीं सोचना है, दोनों को अच्छा सोचना है, अपने बारे में मेंटल रिवॉल्यूशन बना के रखना। तो बच्चों मैं होप करता हूँ ये पूरा चैप्टर आपके 15 to 20 मिनट या 10 to 15 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने सारे कीवर्ड मुंह से बोल दिए हैं बच्चों। तेज लग रहा है तो धीरे करके देखो, कॉपी और पेन लेकर देखो बच्चों, बहुत हेल्पफुल आपके लिए वीडियो होने वाली है। हमने फुल चैप्टर को, जो इतना बड़ा चैप्टर है, हमने सम अप करके 15-20 मिनट में ला दिए हैं। अब बच्चों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको अपनी पेज पे देखें एंड इसको देखने के बाद आप सारी केस स्टडी, सारे एमसीक्यू, सारे क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से हैं, आप उसको 100% कर पाओगे। तो बच्चों अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।